से घनश्याम तिवारी जी ने बजट को लेकर और अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की विफलताओं से ज़्यादा सफलताओं का गुणगान किया। वित्त मंत्री जी ने भी जब बजट पेश किया तो अपने 10 साल की जो उनका कार्यकाल रहा उसमें अर्थव्यवस्था उनके अनुसार कैसे आगे बढ़ी है उसके बारे में बताया। प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष का काम है कि वो इस रूप से अपनी बात पेश करे और विपक्ष का ये काम है कि हम सकारात्मक रूप से आलोचना करें। बहुमत में विनम्रता होनी चाहिए और उस आलोचना को सकारात्मक रूप से, सकारात्मक दृष्टि से सरकार ले, ये मैं समझता हूँ सरकार का दायित्व होना चाहिए। आज जब हम इंटरिम बजट की बात करें तो 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा, देश के लिए किन दृष्टियों से देश आगे बढ़ा, कहाँ कमियां रह गई, कहाँ विफलताएं रह गई, और अगर हम विफलताओं को आपके समक्ष रखें तो उनका संज्ञान लिया जाए, ऐसा मेरा आग्रह है सरकार से। 2014 में जब सरकार का पहला बजट पेश हुआ तो जेटली जी ने कहा था, मैं लोकसभा में था उस समय, कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। कितनी टेक ऑफ हुई, किस गति से आगे गया देश इन 10 वर्षों में। 2014 से पहले 10 साल की तुलना में इस सरकार ने कैसा प्रदर्शन किया, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। जीडीपी ग्रोथ रेट इसी सरकार के अनुसार, आपकी सरकार के अनुसार, यूपीए सरकार के 10 वर्ष में 7.7% से जीडीपी आगे बढ़ रही थी, वो आपके 10 साल में 5.7% से आगे बढ़ी है। इसी प्रकार किसी भी देश की जीडीपी 3 स्तंभों पर टिकी रहती है, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स। मैं इन्वेस्टमेंट पे आता हूँ। इन्वेस्टमेंट, अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपके आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार जो 10 वर्ष यूपीए सरकार के समय 1087% का बढ़ोतरी हुई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, आपके 10 साल में केवल 70.7% की बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आज प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतनी मजबूत नहीं है। जो 27% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हमारी जीडीपी, आज वो 20% से, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की बजाय कमी आई है, जो प्राइवेट निजी निवेश जिसे कहा जाता है। इसी के साथ दूसरी बात होती है एक्सपोर्ट। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, जो चाइना आज एक अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत मानी जाती है, वो एक्सपोर्ट पे टिकी हुई है। हमारा एक्सपोर्ट जो यूपीए के 10 वर्ष में $80 बिलियन से बढ़कर $321 बिलियन तक पहुंचा था, यानी कि 400% की वृद्धि 10 वर्ष में एक्सपोर्ट में हुई थी। आपके समय हमें उम्मीद थी कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसमें $321 बिलियन से बढ़कर वो $447 बिलियन, यानी कि मात्र 40% की वृद्धि इन 10 वर्ष में एक्सपोर्ट्स में हुई। और यहाँ तक कि एक्सपोर्ट्स की वजह से जो ट्रेड डिफिसिट है, 75 साल का रिकॉर्ड ट्रेड डिफिसिट का बना, यानी कि आयात निर्यात में घाटा जो 31.46 बिलियन डॉलर का घाटा इस वर्ष बना। और यही कारण है जो रुपये डॉलर के मुकाबले जो 61 रुपये प्रति डॉलर था 2014 में, जब आपने कहा था कमजोर हो गया रुपया, आज वही रुपया 83 रुपया प्रति डॉलर पे लुढ़क कर पहुंच गया। इसी के साथ साथ तीसरा पहलू किसी अर्थव्यवस्था का कंजम्पशन, कि ग्राहक देश में को खर्च रहा है, कितनी महंगाई है। अगर हम देखें उसकी दृष्टि से, जो पेट्रोल 71 रुपये पे था 2014 में, डीजल 55 रुपये पे था, गैस 400 रुपये पे थी, आज वही पेट्रोल 97 पे, डीजल 90 पे, तो गैस 1000 रुपये पे पहुंच चुकी। टोल को देखें, टोल कलेक्शन जहां 10,000 करोड़ का था 2014 में, आज वही टोल 60,000 करोड़ का कलेक्शन देश में टोल का बढ़ गया। तो ये भी एक अप्रत्यक्ष रूप से सभापति महोदय टैक्स लगाने का एक माध्यम होता है। देश की अर्थव्यवस्था पर जो कर्ज है वो 58 लाख करोड़ से बढ़कर एक तरफ 177 लाख करोड़ तक कर्ज पहुंच गया है। तो कर्जा केवल देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं, किसान पे कर्जा, जो किसान की आप आमदनी दुगनी की बात करते थे, उस पे कर्जा 9 लाख करोड़ से बढ़कर 23.4 लाख करोड़, दुगने से भी ज़्यादा किसान कर्जवान हुआ है। कर्जवान किसान हुआ है, कर्जा माफ़ी की कोई योजना आप लेके नहीं आए, लेकिन अगर कर्जा माफ़ी हुई है, लोन राइट ऑफ हुए हैं, तो कॉरपोरेट का राइट ऑफ हुआ है 14 लाख करोड़ कॉर्पोरेट राइट ऑफ इन 10 वर्षों में हुआ है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का 17 गुना राइट ऑफ हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो प्राइवेट में 20 गुना राइट ऑफ हुआ है। दूसरी ओर जो पीएसयूज की क्या परिस्थिति है,
जो पीएसयूज का भी जिक्र आज किया गया, पीएसयूज में आपके समय कुल 4.07 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि आप तुलना कीजिए 1991 में से जब पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट की नीति आई तब से लेकर 2014 तक कुल 1.4 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट में हुआ था। और उस पूरे काल के डिसइन्वेस्टमेंट से 3.4 गुना ज़्यादा केवल इन 10 वर्षों के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट आपकी सरकार में हुआ है। यानी कि कुल आज तक का डिसइन्वेस्टमेंट का 72% जो है डिसइन्वेस्टमेंट केवल इन 10 वर्षों में हमारे पब्लिक सेक्टर्स को 72% का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। ये आकलन की बात है, इसमें से ये नीति की दिशा कि क्या इसमें संतुलन है नहीं है, कितनी सही है कितनी गलत है। लेकिन इसमें एक बात तय है कि जो सरकारी जॉब केंद्रीय सरकार के 17.3 लाख जो जॉब थी 2014 में, आज वो घटकर सरकारी क्षेत्र के अंदर 14 लाख जो है सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार रह गया है। आपने बात करी कि 80 करोड़ घरों को आज अनाज दिया जा रहा है, लेकिन ये भी सत्य है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कितनी देश में कितनी भुखमरी है, जो 2014 में हिंदुस्तान का नंबर दुनिया में 55वें नंबर पे था, आज हमारा देश 125 देशों की तुलना की जाती है, उनमें 111वें नंबर पे आकर आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आ गया। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भुखमरी के जो आंकड़ों में आज हमारा देश पिछड़ा है, तो इसका दूसरा इसका पहलू है कि गरीब अमीर में अंतर, वो भी रिकॉर्ड बनाया आपने। गरीब अमीर में अंतर, अभी एक यूएनडीपी की रिपोर्ट आई कि जो टॉप 5% हिंदुस्तानी, उनके पास आज देश के 65% उनके पास आज वेल्थ उनके हाथ में है, और बॉटम 50% यानी कि 50% हमारी आबादी आधी आबादी के पास केवल हमारे देश की 3% संपत्ति है। आज जो 100 सबसे अमीर हिंदुस्तानी इस साल हैं, उनके पास 54 लाख करोड़ की संपत्ति यानी कि 18 महीने का बजट वो आपका कर सकते हैं। इसका आप पहलू आप देख सकते हैं कि भाई जो एक और तो अमीर अमीर हुआ है, गरीब अमीर में अंतर हुआ है, और दूसरी ओर रोजगार पे अगर हम वर्कफोर्स को देखें तो एक और बड़ा चिंताजनक पहलू, फिर मैं करके अपनी जो है दूसरी बात पे आऊँगा, एक और बड़ा चिंताजनक पहलू। ये बात सही है, आप भी जानते हैं कि आपके 10 वर्ष में एक समय पे 70 साल का बेरोजगारी का भी रिकॉर्ड बना। आज भी ग्रेजुएट्स 25 साल के ग्रेजुएट जो अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट ने देखा 45% आज बेरोजगार है। आज स्थिति ऐसी है। मगर एक चिंताजनक पहलू, ये सभापति महोदय आपके भी मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आप भी इस विषय को लेकर आपका भी चिंतन है। जो कृषि क्षेत्र में पे निर्भर हमारा नौजवान जो कृषि क्षेत्र पे, वो एक समय पे 60% हमारा देश की वर्कफोर्स कृषि क्षेत्र पे निर्भर थी, वो घट के 2014-15 में 42% पे आ गई थी, वो दोबारा से बढ़कर 46% पे आ गई। ये मैं समझता हूँ देश की चिंता, देश के लिए चिंता का विषय है कि ये इस बात का संकेत है कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में उतने रोजगार नहीं मिल पाए, इसीलिए वो वापस कृषि क्षेत्र के अंदर जो है जाने पे आज उनको आपकी सरकार के समय ऐसी परिस्थितियां बनी। कुल मिलाकर आपका रिपोर्ट कार्ड ये है, 75 साल में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में इतना सस्ता नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में गरीब और अमीर में अंतर इतना नहीं बढ़ा जितना आपकी सरकार में। 75 साल में किसान इतना कर्जवान नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में देश भी इतना कर्जवान नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में कॉर्पोरेट्स की कर्जा माफी भी उतनी नहीं हुई जितना आपकी सरकार में। 75 साल में बेरोजगारी भी उतनी नहीं बढ़ी जितना आपकी सरकार में। 75 साल में इतने अरबपति भी नहीं हुए हिंदुस्तान में, और इतने लोगों को राशन और उनके पे निर्भर आपके माध्यम से नहीं होना पड़ा जितना आपकी सरकार में। और 75 साल में किसान का इतना अपमान, 750 किसानों को कोई जान चली गई किसान आंदोलन में, वो भी समय नहीं देखना पड़ा जितना आपकी सरकार में। 75 साल में ऐसी असंवेदनशीलता जो हमारी महिला पहलवानों को, दिल्ली की और ओलंपिक विजेताओं को दिल्ली की सड़कों पे घसीटना पड़ा, वैसी असंवेदनशीलता, इतना अहंकार भी शायद ना देखना पड़ा जितना अपनी सरकार की। ये जय जवान, ये देश जय जवान जय किसान का देश। आपने भी बोला
कि 4 वर्ग हैं, युवा, गरीब, किसान और महिला। मैं कहना चाहता हूं, मैं जवान और किसान दोनों की बात कहना चाहता हूं। जवान यानी कि जवान और नौजवान। आज देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी है, जैसा हमने कहा 45% आज देश का ग्रेजुएट बेरोजगार है। ऐसी स्थिति देश में कभी नहीं बनी। ना तो निवेश हुआ प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जैसे मैंने बताया आंकड़ों के माध्यम से, ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सरकारी जॉब्स जो आज भारत सरकार की हैं वो गिरकर 17.3 लाख से 14 लाख हो गई। दूसरी ओर हरियाणा जैसा प्रदेश, जो देश में जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो आज हरियाणा प्रदेश में है, जहां का नौजवान या तो पलायन कर रहा है या इजराइल जा रहा है ठेके पे काम करने सरकार के माध्यम से। और आप एक अग्निपथ योजना लेके आए। अग्निपथ योजना, मैं पूछना चाहता हूं, ये योजना, इसकी अग्निवीर योजना कहां से थी, किसकी मांग थी? इस देश की फौज पे हमें गर्व था। इस देश की फौज जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे 71 के युद्ध में, जिसने कारगिल में पाकिस्तान को झुकाया, ये पक्की भर्ती होती थी। आज उस पक्की भर्ती की बजाय आप अग्निपथ योजना ले आए। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां 5,500 आज पक्की भर्ती हर साल होते थे, अब केवल 900 अग्निवीर आज वहां से भर्ती किए जा रहे हैं। 4 साल में बिना पेंशन के वापस आ जाते हैं। हमारी मांग है कि इस योजना को आप वापस लें। मैं अपनी बात थोड़े शब्दों में समाप्त करूंगा। हमारा इसके साथ साथ दूसरी बात थी जय किसान। जय किसान, आज देश में मैंने जैसे बताया आमदनी दुगनी करने की बात थी, यहां कर्जा दुगना हो गया किसान पे। आज देश का किसान पे 9 लाख करोड़ से बढ़कर 23 लाख करोड़। हमारे समय कर्जा माफी करी थी हमने, आपने ना कर्जा माफी करी ना एमएसपी पे वृद्धि करी। हमारे समय गेहूं, पैडी, उड़द, अरहर सबके 10 वर्ष के अंदर 150 से 200% तक की वृद्धि हुई थी। आपने मात्र 50 से 40% तक की वृद्धि हर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे करी। ना भाव बढ़ाया, ना कर्जा माफी करी, केवल किसान को दुगने कर्जे में डालने का आपने काम किया। ना तो ये सरकार जवान की है, ना ये सरकार किसान की है, ये सरकार तो धनवान की है। आपकी नीतियों से ये आज साबित हो रहा है। आखिर में मैं हरियाणा को लेकर 2 बातें कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं मांग करना है तो सरकार से हरियाणा के लिए, एक मिनट में खत्म कर रहे। हरियाणा के लिए कई प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए बजट का आवंटन ही नहीं हुआ। हमारे मनेठी में एम्स बनना था, हरियाणा के एकमात्र एम्स। आज उस एम्स के लिए आपने कुल एम्स, सभी एम्स के लिए 6,000 करोड़, जिसमें 16 एम्स में उसका नाम लिया है, यानी कि 10 वर्ष में वो एम्स पूरा होगा। आपने कहीं बजट अलॉट नहीं किया। हमारे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स में 10 संस्था बनने थे, उसका आपने कहीं बजट अलॉट नहीं किया। आपने हमारा एयरपोर्ट बनना था, महम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उस पर 1 रुपए का बजट अलॉट नहीं हुआ। रेल कोच फैक्ट्री हमारी बननी थी गोहाना के अंदर, आज आपने उस पर 1 रुपए का बजट अलॉट नहीं किया। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये हमारी गुड़गांव के अंदर बननी थी, आज आपने 1 रुपए का बजट उसके लिए अलॉट नहीं किया। मेट्रो को आगे बढ़ाते हुए आरआरटीएस का बजट अलॉट होना था, जो रोहतक, हिसार, पानीपत और गुड़गांव से ये आरआरटीएस का लगे अलवर तक जुड़ना था। आपने 1 रुपए का बजट वहां भी अलॉट नहीं किया। जैसा मैं एक बार अपनी बात आप रखते हुए यही कहूंगा कि भाई ये ना तो सरकार जवान की है, ना किसान की है, ना नौजवान की है, ना संविधान की है, ये सरकार केवल धनवान की है। और आज हम एक उस उद्घोष को झुकने नहीं देंगे। जय जवान, जय किसान, जय नौजवान, जय संविधान, जय हिंद, जय राम जी की। अशोक कुमार मित्तल।